हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। ऑल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर के समांतर समांतर की शर्तें, समांतर में प्रचालित करने की शर्तें। ट्रांसफार्मर का समांतर में प्रचालित करने की शर्तें। क्या क्या शर्तें हैं? पहली शर्त है कि फेज क्रम समान होना चाहिए। समान होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज है कि वोल्टेज समान होना चाहिए। वोल्टेज समान होने चाहिए। तीसरी शर्त है कि ध्रुवता समान होनी चाहिए। ध्रुवता समान होनी चाहिए। और चौथी और आखिरी शर्त है कि जो प्रति इकाई एम्पीडेंस होता है वो समान होना चाहिए। प्रति इकाई एम्पीडेंस समान होना चाहिए। चार शर्तें हैं ट्रांसफार्मर को समांतर में प्रचालित करने की। ठीक है। जैसे मान लो ट्रांसफार्मर को समांतर प्रचालित करने की शर्तें कौन कौन सी है? पहली है कि फेज क्रम समान होना चाहिए। दूसरी क्या है कि वोल्टेज होता है वो वोल्टेज समान होना चाहिए। जैसे मान लो ध्रुवता समान होना चाहिए। और चौथा है प्रति इकाई एम्पीडेंस, ये भी समान होना चाहिए। देखो, फेज क्रम समान नहीं होगा। फेज क्रम कौन से होते हैं? RYB, ये तीन फेज क्रम है। तीनों फेज क्रम समान होने चाहिए। ये अगर समान नहीं होंगे तो क्या होगा? शॉर्ट हो जाएगा ट्रांसफार्मर, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट दोष उत्पन्न हो जाएगा। अगर RYB तीनों फेज, दोनों ट्रांसफार्मर के फेज RYB समान नहीं है तो क्या होगा? शॉर्ट हो जाएंगे। वोल्टेज समान होनी चाहिए। वोल्टेज अगर समान नहीं होगी, वोल्टेज दोनों की अलग अलग है, तो वो भी समांतर में प्रचारित करने की वो शर्त पूरी नहीं कर रहा है, इसलिए वोल्टेज भी समान होना चाहिए। ध्रुवता होती है, ध्रुवता इंग्लिश में बोलते हैं पोलैरिटी हमेशा क्या होनी चाहिए? समांतर क्रम में प्रचारित करने के लिए समान होनी चाहिए। चौथी चीज आती है एम्पीडेंस होता है जेड बराबर क्या होता है? जेड बराबर सूत्र होता है XL/R। ठीक है, XL/R होता है। और ये जेड होता है, एम्पीडेंस होता है। एम्पीडेंस का सूत्र ये भी होता है R² + XL², दोनों का रूट निकलता है। ठीक है, जेड बराबर एम्पीडेंस होता है और एम्पीडेंस का मात्रक ओम होता है। एम्पीडेंस का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, प्रतिरोध की तरह। ठीक है, चार शर्तें जरूरी है समांतर में प्रचारित करने के लिए ट्रांसफार्मर को। आगे बात करते हैं कि समांतर क्रम में प्रचालित करने के लाभ क्या है। ट्रांसफार्मर को समांतर में प्रचालित करने के लाभ। ट्रांसफार्मर को समानांतर क्रम में
समानांतर क्रम में प्रचालित करने के लाभ क्या होता है? जैसे मान लो दो ट्रांसफार्मर है, दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अगर किसी एक ट्रांसफार्मर में कोई दोष उत्पन्न हो गया है और उसको बंद करना पड़ा है, बंद करने के बाद में क्या है, दूसरे जो ट्रांसफार्मर समांतर में लगा हुआ है उससे विद्युत वितरण चालू रखा जा सकता है। एक तो लाभ ये है कि एक ट्रांसफार्मर में किसी एक ट्रांसफार्मर में दोष उत्पन्न होने पर दूसरे ट्रांसफार्मर से विद्युत वितरण चालू रखा जा सकता है। एक लाभ तो ये हो गया। दूसरा लाभ होता है कि लोड का मान बढ़ जाने पर, जैसे मान लो लोड का मान बढ़ गया है, लोड का मान बढ़ जाने पर क्या होता है, वोल्टेज को उचित मान पर बनाए रखने के लिए समांतर क्रम में प्रचालित करना पड़ता है। लोड का मान अधिक होने पर लोड का मान अधिक होने पर लाइन वोल्टेज का मान उचित बनाए रखने के लिए ठीक है। दो लाभ तो ये हुए। तीसरा लाभ क्या है? तीसरा लाभ है कि बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, उनके जगह छोटे ट्रांसफार्मर दो उपयोग लिए जाते हैं। जैसे एक बड़ा ट्रांसफार्मर है और उसके स्थान पर छोटा ट्रांसफार्मर ले लिया है। जैसे मान लो छोटा ट्रांसफार्मर है, तो छोटे ट्रांसफार्मर होने पर इनका परिवर्तन करने पर लागत कम आती है। क्या लागत, यानी कॉस्ट कम लगती है, लागत कम आती है। परिवर्तित करने पर क्या होगा, छोटे होते हैं तो छोटे ट्रांसफार्मर दो उपयोग कर लिए, जैसे मान लो बड़े के स्थान पर, और समांतर में प्रचारित करना है, तो उनमें क्या उनको परावर्तित करना, परिवर्तन कैसे करते हैं भाई। कोई ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, कोई मिस्टेक हो गया, दोष उत्पन्न हो गया है उसमें, तो दोष होने से क्या है, उस ट्रांसफार्मर को बदलना पड़ता है। तो उसको परिवर्तन करने पर क्या, छोटे ट्रांसफार्मर को परिवर्तन करने पर लागत है, कॉस्ट कम आती है। लागत कम आती है तो क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर में दक्षता उच्च होती है। चौथा पॉइंट क्या है कि दक्षता उच्च होती है। इसका लाभ है कि दक्षता क्या होती है, दो ट्रांसफार्मर उपयोग करने पर दक्षता उच्च होती है। भाई लागत कम लगेगी तो दक्षता क्या होगी, दक्षता उच्च होगी। आगे बात करते हैं दक्षता के बारे में। समांतर प्रचारित में लाभ हो गए, आगे बात करते हैं दक्षता के बारे में।
दक्षता के बारे में बात करते हैं तो दक्षता क्या होती है? आउटपुट पावर और इनपुट पावर के अनुपात को दक्षता कहते हैं। आउटपुट पावर, आउटपुट शक्ति व इनपुट शक्ति के अनुपात को दक्षता कहते हैं। दक्षता कहते हैं। दक्षता को देखो एन से डिनोट करते हैं। दक्षता को एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जो दक्षता होती है ना एन, इसको प्रदर्शित करते हैं इसमें, और व्यक्त किस में करते हैं? व्यक्त होता है प्रतिशत में। व्यक्त किया जाता है प्रतिशत में, व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है इसको। यह होता है प्रतिशत। ठीक है, आगे इसके सूत्र के बारे में बात करते हैं। दक्षता N बराबर KWH आउटपुट बटे हुए KWH इनपुट, दोनों पावर के अनुपात को दक्षता कहते हैं। गुणा 100 में आता है। ठीक है, KWH आउटपुट में बटे हुए KWH इनपुट। जैसे मान लो एक वाइंडिंग है, ये ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मान लो जैसे, तो इधर इनपुट होती है, इनपुट दी जाती है, जो सप्लाई दी जाती है उसको इनपुट कहते हैं। जो बाहर लोड पर ली जाती है, लोड है इधर, ये सप्लाई है, इसको तो आउटपुट इनपुट कहते हैं। जो सप्लाई साइड से ली जाती है उसको इनपुट कहते हैं, ये आने वाली पावर है। जबकि जो लोड की ओर दी जाती है वह आउटपुट पावर होती है। क्या होती है? आउटपुट पावर कहते हैं उसी को। दोनों के अनुपात को दक्षता कहते हैं। आपका ये ट्रांसफार्मर जो पार्ट है, ट्रांसफार्मर वो पूरा हो गया है। आगे कल दूसरे हम टॉपिक की बात करेंगे, दूसरा टॉपिक बताया जाएगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और अभी घर बैठे लॉकडाउन में तैयारी करो अच्छी सी। आपको अच्छी अच्छी वीडियो बनाई जा रही है। आपकी परीक्षा नज़दीक में है, ITI वालों भी नज़दीक में है, प्लस में टेक्निकल हेल्पर की भी भर्ती आने वाली है। तो आराम से लॉकडाउन में घर बैठे ऑनलाइन फ्री में पढ़ाई करा रहे हैं तो करो। और एक सूत्र याद करा देता हूँ आपको वापस, वोल्टेज रेगुलेशन होता है, उसका कल सूत्र बताया था, वो एक बार रिपीट करा देता हूँ। उस सूत्र VNL माइनस VFL बटे VFL होता है इंटू 100। देखो VNL का मतलब है शून्य लोड पर वोल्टेज, जबकि FL का मतलब होता है फुल लोड पर वोल्टेज। फुल लोड पर वोल्टेज बटे हुए क्या आएगा? फुल लोड पर वोल्टेज इंटू में 100 आएगा। 100 क्यों आता है? क्योंकि यहाँ प्रतिशत है देखो, और प्रतिशत लग रहा है। प्रतिशत क्या याद करना है? तो उसमें 100 से गुणा करना पड़ता है, इसलिए 100 से गुणा किया गया। एक आपको कल सूत्र बताया था रेशो का, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का सूत्र होता है ES बटे हुए EP बराबर NS बटे हुए NP। और धारा हमेशा उल्टी आएगी, प्राइमरी की धारा ऊपर आएगी जबकि सेकेंडरी की धारा नीचे आएगी। और एक होता है एम्पीडेंस, जिसको जेड बोलते हैं। जेड होता है वो बिल्कुल सेकेंडरी का जेड ऊपर आएगा, प्राइमरी का जेड नीचे आएगा। जेड को एम्पीडेंस कहते हैं। ई क्या है? ई वोल्टेज है।
वोल्टेज है, एन क्या है, टर्न है, ठीक है, एन क्या है, टर्न है, और आई धारा है, करंट, करंट होती है, जेड एम्पीडेंस है, एम्पीडेंस का मात्रक ओम होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बहुत इतना ही। कल बात करेंगे हम दूसरे टॉपिक के बारे में।